नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दौलत खान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सिविल सेवा में आंसर राइटिंग सिविल सेवा की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, सबसे बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है। इसीलिए सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा को मेंस का एग्जाम कहा जाता है। इसको मेंस का एग्जाम इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि आपका आईएएस बनना, आपका आरएएस बनना मेंस की आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है। कौन आईएएस बनेगा, कौन आईआरएस बनेगा, ये बेसिकली आपने जो लिखा है उस पर तय है। 150 शब्दों में, 250 शब्दों में आईएएस में जो वर्ड लिमिट आती है, साथ ही साथ राजस्थान के अंदर सिविल सेवा में 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार से आप बेहतरीन आंसर राइटिंग करते हैं, उसी पर आपकी पूरी कहानी टिकी हुई होती है। तो हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से आपकी स्किल्स में बहुत बड़ा चेंज हम करना चाहते हैं, ताकि आपको बार बार प्री एग्जाम के बाद फिर मेंस, फिर वापस प्री, फिर वापस मेंस, फिर वापस प्री, इस जन्म और मृत्यु की श्रृंखला में आपको न गिरना पड़े। इसके लिए आप एक ही बार में बहुत बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग को सीखिए और अपनी इस सिविल सेवा की तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, ताकि आपका एक ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन आप करा सकें। तो आज फिर मैं आपके सामने शानदार उत्तर कैसे लिखें, उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के तहत किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए दोस्तों, इसी के तहत मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी क्लासेस आए, जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, उसको आप लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आज मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हैं। हम पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, लगभग 90 दिनों का, 90 डेज का, जिसके माध्यम से आपको एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से सिखाई जाएगी। इसी कड़ी में आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग तो पढ़ते रहते हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं है कि आपके पढ़ने से नहीं बल्कि आपके लिखने से आप आईएएस और आरएएस बनोगे। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने आंसर राइटिंग सीख ली तो चाहे गुजरात पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, आप किसी भी पीसीएस को बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, और ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें ही आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, आप लोग ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न के लास्ट में क्या वर्ड आया है, कौन सा की वर्ड वहां पर है। वो कीवर्ड दोस्तों ध्यान रखना आपके उत्तर की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और मैं इस श्रृंखला में एक एक प्रश्न के साथ, एक एक क्वेश्चन के लास्ट में कीवर्ड डालते हुए आपको समझाऊंगा कि किस कीवर्ड के हिसाब से कैसे आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन के लास्ट में कीवर्ड आता है स्पष्ट कीजिए, मान लीजिए ये आता है क्लियर कीजिए, क्लियर इट, स्पष्ट कीजिए, या आता है टिप्पणी कीजिए, तो आप टिप्पणी में उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। और टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन यदि शॉर्ट नोट आता है तो उस शॉर्ट नोट में उत्तर कैसे लिखा जाएगा। अगर लास्ट में आता है मूल्यांकन कीजिए तो मूल्यांकन में आप कैसे लिखोगे। और इसके बाद लास्ट में आपके पास में आ जाए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो ऐसे कम से कम दोस्तों ध्यान रखना मिनिमम 20 वर्ड ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए, और ये आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की डायरेक्शन को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग कि बहुत कम लोग जो है वो इन कीवर्ड्स का ध्यान देते हैं, और इसलिए हर बार प्री एग्जाम के बाद मेंस वो लिखते हैं, लेकिन हर बार उनको असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो लास्ट में कीवर्ड आया है वो आपके उत्तर की दिशा को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये मैं एक एक कीवर्ड्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरा दावा है कि 90 दिन में, 90 डेज के अंदर आप अगर मेरे साथ आंसर राइटिंग करेंगे तो मैं आपको उस तह तक ले जाऊंगा जहां तक आप आईएएस और आरएएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम को टॉप कर सकते दोस्तों। मेरे प्रथम स्टूडेंट थे राजेश कुमार, जो वर्तमान में आईआरएस हैं। उन्होंने इसी
पर सबसे अधिक ध्यान दिया और एक ही अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने आईएएस के एग्जाम को निकाल दिया था। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा, उनकी कॉपीज आपको उपलब्ध कराऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहां पर की थी। अब दूसरा नंबर देखिए, उत्तर का विस्तार। ध्यान रखना, जैसे आईएएस का एग्जाम अगर आप देते हो तो वहां पर वर्ड लिमिट जो है वो 150 और 250 है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आरएएस जैसा एग्जाम आप देते हो तो वहां पर वर्ड लिमिट 15, 50 और 100 शब्द है। अब यहां पर देखने वाला बिंदु यह है कि आप 15, 50 और 100 शब्दों में उस प्रश्न को किस प्रकार से तय करते हो। उत्तर का विस्तार जो है वो बेसिकली आपके पूरे उत्तर की लिखने की परिधि को तय करता है कि आप किस प्रकार से एक निश्चित परिधि के माध्यम से आप उत्तर लिखते हो। और जब परिधि आपको पता होगी दोस्तों, तो आपको इस बात का 100% पता होगा कि आपको सबसे पहले उस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है और साथ ही साथ आपको वहां पर क्या पूछा गया है, डिमांड क्या है, और उस डिमांड के अनुरूप अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से सप्लाई की तो आपके नंबर बेहतर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और जो क्या पूछा गया है अगर आपको यह पता लग जाएगा तो दोस्तों 100% क्या लिखना है यह भी आपको पता लग जाएगा। क्या लिखना है, जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब वहां पर आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया और एक लड़का ऐसा है जिसको गांधी के बारे में जो कुछ आता था वो वहां पर लिख के आ गया और अब अपने मुख्य परीक्षा में सफलता की आशा कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार से सफलता मिल नहीं पाएगी। क्या लिखना है, अगर ये आप तय कर लोगे तो ये भी पता लग जाएगा कि आपको उसमें क्या नहीं लिखना है। और जब क्या नहीं लिखना है तो आपका उत्तर 100% उसी परिधि में आएगा जिस परिधि में यूपीएससी और आरपीएससी ने उस प्रश्न को पूछा है। इसलिए दोस्तों, जैसे किसी भी दौड़ को जीतने के लिए, किसी भी गेम को जीतने के लिए उसमें प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी और आरपीएससी के मेंस के एग्जाम को पास करने के लिए आपकी ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक तीसरा पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, अनुपात और संतुलन का। अनुपात और संतुलन का मतलब क्या होगा कि किसी चीज को अगर कोई प्रश्न एक काफी बड़ा प्रश्न है तो उसमें किस अनुपात में कौन कौन सी चीजें डालनी है और उनका बैलेंस कैसे बना के रखना है। मतलब अगर बड़ा प्रश्न हो, उस बड़े प्रश्न में आपको किस किस अनुपात में किस प्रकार से चीजों को रिप्रेजेंट करना है, उसका यहां पर आपको अनुपात और संतुलन का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे कि कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब आपको अनुपात दिखाना है तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुपात को लेकर आपको बढ़ना होगा और उसमें किसमें कितना संतुलन रखना है यह भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे अध्यादेश किसे कहते हैं, अध्यादेश के क्या प्रभाव होते हैं, तो पहली बात तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फिर अध्यादेश किसे कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति वाला पार्ट भी आएगा और राज्यपाल वाला पार्ट भी आएगा। संघ सूची के विषय भी आएंगे और राज्य सूची के विषय भी आएंगे। उसमें आप किस प्रकार से अनुपात और संतुलन को बना के रखते हो, यह भी आपके आंसर राइटिंग में एक बड़ा पार्ट माना जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, विभिन्न आयाम को आपको जरूर ध्यान रखना है। आप कहोगे सर ये आयाम शब्द हमारे को समझ में नहीं आता है, आयाम का मतलब क्या है? दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आयाम का मतलब है डायमेंशन। मतलब किसी भी उत्तर को आप कितने डायमेंशन के साथ लिखते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं प्रश्न, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने दिया कि आपके मेरे हाथ में पेन है और सपोज कीजिए इस पेन पर आपको 15 शब्दों में लिखना है, 15 वर्ड्स। मतलब मैंने यहां पर लिख दिया ये आपके लिए पेन, और पेन को आपको 15 शब्दों में लिखना है। ये आपके सामने चैलेंज है कि 15 वर्ड्स में कैसे लिख के आते हैं। और मान लीजिए ये 2 मार्कर है, 2 अंकों का क्वेश्चन है, तो कौन सा बच्चा कैसे नंबर लेके आएगा, ध्यान रखना, मैं आपको सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पेन के बारे में लिखा नंबर 1, किसी का पहले का उत्तर है, ए ने लिखा कि पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है।
पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है, और जो लिखा उसने बिल्कुल सही लिखा, उत्तर सही है, उसको नंबर मिले 2 में से आधा नंबर। अब वो आके कहेगा कि यार मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मैंने तो सही लिखा था, फिर मुझे आधा नंबर क्यों लिखा। अब आप लोग ध्यान रखना, किसी बी स्टूडेंट ने लिखा कि पेन के माध्यम से लिखा एवं निर्देश दिया जा सकता है। जैसे मैंने लिख भी लिया और कहा प्लीज आप उठ जाइए, तो पेन के माध्यम से डायरेक्शन भी दी जा सकती है। तो ध्यान रखना, यहां पर इस बच्चे के नंबर आ गए 2 में से 1 नंबर, 2 में से 1 नंबर। और जो तीसरा स्टूडेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, मेंस में नंबर काटे नहीं जाते हैं कभी भी, बल्कि आसपास का स्टूडेंट आपके नंबर कटवा देता है कि वो विभिन्न डायमेंशन के साथ जब लिख के आता है तो एग्जामिनर को इस बात के लिए कटौती करनी पड़ती है कि यार इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। अब मान लीजिए सी ने कैसे लिखा, सी ने लिखा कि पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है या लिखा प्लस निर्देश दिया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मान नहीं रहा है तो सर ने पेन फेंक करके और उसका एक वेपन के रूप में यूज किया, तो आप देखिए मैंने पेन को कितने डायमेंशन के साथ लिखा जा सकता है, डायरेक्शन दी जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर वेपन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी चीज को आप कितने डायमेंशन के साथ लिखते हो, उसी से आपके बेहतरीन नंबर स्थापित होते हैं। और वो भी कब, जब उन्हीं शब्दों में, जैसे ए ने लिखा पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है, पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है, ये 12 शब्द हो गए। पेन के माध्यम से लिखा एवं निर्देश दिया जा सकता है, पेन के माध्यम से लिखा जा सकता है कोमा निर्देश एवं हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये 3 डायमेंशन के साथ लिखा, जो जबरदस्त डायमेंशन वहां डाल के आएगा उसका नंबर बहुत ही बेहतरीन आने की संभावना वहां पर रहेगी। इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार एक चीज का और ध्यान रखना, उत्तर में आपकी जटिलता नहीं होनी चाहिए। आप जो उत्तर लिखें उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सरल शब्दों में आपका उत्तर हो सकता है। और आपको पता है सरल शब्दों में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो एनसीईआरटी लिखी हुई है, और एनसीईआरटी जो है वो आईएएस या आरएएस के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि वो बच्चों के लिए लिखी गई है। और आप भी बच्चे हैं, इसलिए अधिकतम जो टॉपर्स कहते हैं वो क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए। और दूसरी बात, आपका जो पेपर का नाम है वो चाहे आरएएस का एग्जाम, उसका पेपर का नाम है जीके एंड जीएस। आप आईएएस का पेपर देखिए, उसका नाम है सामान्य अध्ययन। जब पेपर का नाम सामान्य अध्ययन है तो आपकी लैंग्वेज और आपका लिखने का तरीका भी सरल होना चाहिए। ये भी पॉइंट्स यहां पर आएंगे। साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण का तरीका, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप किस प्रकार से उत्तर को प्रस्तुत करते हो उसका तरीका मैं बताऊंगा। वो प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि आपके जितने भी पैरा हैं, जितने भी पैरा आपके हैं, वो सभी पैरा आपस में जुड़े होने चाहिए। पैरा जो है आपस में जुड़े होने चाहिए ताकि आपके पास एक बेहतर उत्तर आप प्रस्तुत कर सको। यह भी यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। जो बच्चा इन चीजों को ध्यान रखेगा वो 100%, चाहे 15, 50, 100 शब्द पूछे या किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, वो बहुत बेहतर तरीके से उस उत्तर को वहां पर लिखकर आएगा। तो सबसे पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास रुमाल, सबसे पहले आपके पास में ये प्रोटीन स्पीकर पूछा गया। मैंने एक चीज आपके सामने लिखी दोस्तों, और ये यहां पे लिखा 15 वर्ड्स, 15 शब्दों में। और मान लीजिए क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया, या मैं आपको बता दूं पहले कि ये क्वेश्चन जब आईएएस में पूछा गया था तब कैसे, ये क्वेश्चन जब पूछा गया, सपोज कीजिए कि प्रोटीन स्पीकर को सबसे पहले, प्रोटीन स्पीकर जो है ये आरएएस जैसे एग्जाम में 15 शब्दों में पूछा गया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि वही प्रोटीन स्पीकर आईएएस जैसे एग्जाम में 150 वर्ड्स में पूछा गया।
150 शब्दों में पूछा गया तो आप जस्टिफाइड कैसे करेंगे, क्या प्रस्तुत करके वहां पर आएंगे, मैं इसको बताना चाहूंगा। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर जो है, उस प्रोटेम स्पीकर को यहां पर आप देखोगे आरएस में 15 शब्दों में पूछा गया, जबकि आईएएस में 150 शब्दों में पूछा गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले नंबर कैसे आएंगे प्रोटेम स्पीकर में। जैसे कोई बच्चा ए है, उस ए ने जो उत्तर लिखा, स्टूडेंट ए है, और उस स्टूडेंट ए ने लिखा क्या कि नवनिर्वाचित सदन की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति जिस वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अब देखो आप, इसने जो लिखा वो बेसिकली कितने वर्ड्स में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 शब्दों में लिखा इसने। ये उत्तर जो लिखा ये 18 वर्ड्स में लिखा। नवनिर्वाचित सदन की अध्यक्षता करने के लिए जिस वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष करता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, वहां पर जब एग्जाम में गया और जब नंबर आए तब इसको नंबर मिले 2 में से मात्र आधा नंबर मिला, 2 में से मात्र आधा नंबर मिला। तो आपके दिमाग में आएगा सर कि फिर 2 में से 2 नंबर कैसे लाएं सर हम, 2 में से 2 नंबर कैसे लाएं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मान लीजिए किसी बी का उत्तर है, ये स्टूडेंट बी है, और स्टूडेंट बी ने जो उत्तर लिखा उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसने क्या लिखा, नवनिर्वाचित लोकसभा, क्योंकि निर्वाचन किसका होता है, लोकसभा का होता है, और किसका होता है, विधानसभा का। नवनिर्वाचित लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा की अध्यक्षता करने सदस्यों को शपथ नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल जिस वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। आप देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में रात दिन का अंतर आ चुका है। कैसे, आप देखोगे यहां पर इसमें डायमेंशन आप देखिए, इसने यहां लिखा निर्वाचित सदन और यहां पर इसने लोकसभा और विधानसभा दोनों डायमेंशन को कवर कर लिया। साथ ही साथ उसके काम बता दिए कि उसके 3 काम हैं। नंबर 1, नवनिर्वाचित सदन की अध्यक्षता करना, पहला काम है, पहली बैठक की अध्यक्षता करना। दूसरा, सदस्यों को शपथ दिलाना, और तीसरा, नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल जिस वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। दोनों के वर्ड्स में, एक 18 शब्दों में है, एक 20 शब्दों में है, लेकिन नंबर जब आएंगे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो स्टूडेंट यहां पर है इसके नंबर यहां पर 100% जो है 2 में से 2 नंबर आने की संभावना होगी। ये एक बड़ा अंतर है, और इस बड़े अंतर को बहुत सारे स्टूडेंट्स पहचान ही नहीं पाते। ध्यान रखना, एग्जाम में जैसे प्रोटेम स्पीकर हर किसी को आ रहा होगा, लड़ाई उस बिंदु पर है जिसको जो सबको आता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया, मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया
एस मणिशंकर अय्यर पर 15 शब्द लिखिए। मान लीजिए किसी को नहीं आता तो सब बराबर हो गए, लेकिन जो आता है उसमें नंबर कैसे कैसे खींचे जाएं, कैसे बढ़ाए जाएं, ये एक क्वालिटी होती है, ये एक शैली होती है, उसी को हम कहते हैं उत्तर लेखन शैली। आप देख सकते हैं ये आपको बेहतरीन नंबर लाने में आपका भूमिका होगा। अब मान लीजिए सेम चीज को आपको पूछा गया कि इसको 150 शब्दों में रिप्रेजेंट करना है, 150 वर्ड्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप सबसे पहले आप बताओगे भारत में संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें संघ स्तर पर लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा, फिर के अध्यक्षों को स्पीकर कहा जाता है। अब यहां पर आपने लिखा कि प्रोटेम स्पीकर संघ स्तर पे किसे कहते हैं, फिर यहां लिख दिया राज्य स्तर पे किसे कहते हैं, और फिर दोनों का काम एक साथ बता दिया कि दोनों के वर्क यहां पर क्या है, और इस प्रकार से आपका 150 शब्द आ जाएगा। मतलब आप लोग ध्यान रखना, जो 15 शब्दों में हम कोई चीज लिख रहे हैं उसी का विस्तार आपको 150 वर्ड्स में करना होता है। इसलिए जो बच्चा कम से कम शब्दों में अच्छा लिखेगा वो जाहिर सी बात है बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसको और अच्छा वहां पर वो लिख कर आएगा। तो ये यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आपके पास में आया, द नेम ऑफ राजाराम मोहन राय स्टैंड्स फॉर द मोस्ट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में, ध्यान रखना ये रहा, धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। सर्वोपरि का मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। स्पष्ट कीजिए, मतलब लास्ट में जो कीवर्ड आया है वो लास्ट में कीवर्ड आया है स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर भी स्पष्ट कीजिए शब्द आए वहां पर आपको करना क्या है कि स्पष्ट में आपको तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना होता है। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना है कि आप तर्कों के माध्यम से लॉजिकली बताइए कि उनका नाम सर्वोपरि कैसे है, तर्क सहित। जब आप तर्क सहित उत्तर बताओगे तो 100% आपका नंबर आना बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं पहले सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ा और भाई साहब लिखना शुरू कर दिया। किसके बारे में? राजाराम मोहन राय के बारे में। और जो कुछ उनको राजाराम मोहन राय के बारे में आता था वो सब लिख के आ गए और एग्जामिनर पे छोड़ दिया, काच को दिया, एग्जामिनर पे छोड़ दिया कि जो तुझे अच्छा लगे वो इसमें से निकाल ले। मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने दे दिया। दोस्तों यही वो अंतर है प्री और मेंस के अंदर। प्री में नॉलेज की भूमिका होती है, लेकिन मेंस के एग्जाम में नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन में भूमिका होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो प्री एग्जाम पास करके मेंस में फेल हो गया और एक प्री एग्जाम पास करके मेंस को पास कर गया और आईएएस बन गया, आरएएस बन गया। जो फेल हो गया उसके पास नॉलेज की कमी नहीं है, उसके पास कमी थी नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन की। इसलिए मैंने कई सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो हर साल प्री पास करते हैं लेकिन मेंस पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंस की हकीकत में जो लेवल पर मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत करते ही नहीं है। और सबसे एक मैं आपको चीज और बताता हूं, फैक्ट, सबसे बड़ा फैक्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम प्री लेवल पर बराबर हैं।
लेकिन मेंस के अंदर जब मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू कॉल होता है, तो उसमें ये रेशियो बदल जाता है, पलट जाता है। रीजन क्या है कि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम्स के अंदर कॉलेज में मात्र बुकलेट सीरीज पढ़ के जाते हैं, हमने वहां पर कभी आंसर राइटिंग नहीं की, और आईएएस की किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद भी हमने आंसर राइटिंग नहीं की, और अगर की तो कोई एक औपचारिकता निभाई गई है। अगर हकीकत में आपने जबरदस्त तैयारी कर रखी है प्री और मेंस दोनों का, और नॉलेज के साथ साथ आपके पास बहुत बेहतरीन अगर रिप्रेजेंटेशन आ गया, प्रस्तुतिकरण आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके पास में आया, और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं, हमने बीड़ा उठाया है कि किस प्रकार से मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर बच्चों को दिलाए जाए। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। हमारा अस्तित्व मात्र इस पॉइंट के बराबर है, लेकिन ये पॉइंट जो है, इतना सा पॉइंट होगा मेरा इस संपूर्ण तैयारी में आपके, लेकिन इतना सा पॉइंट जो है आपको आपकी नैया को पार लगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रश्न के अंत में आए हुए सबसे पहले कीवर्ड को देखिए कि वहां पर कीवर्ड क्या पूछा गया है, और कीवर्ड आपके वहां पर आया है स्पष्ट कीजिए। अब जब वहां पर स्पष्ट कीजिए आया, और मैंने यहां लिख दिया इसका उत्तर कि स्पष्ट कीजिए में तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना होता है, विथ लॉजिकल, विथ लॉजिक आपको रिप्रेजेंट करना होगा। भारी काम नहीं दोस्तों। अगर आपने 3 महीने तक मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली तो इसी साल आप चाहे कोई सा भी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे देना, आप उसमें निकल जाओगे। अब जैसे यहां पर सबसे पहले जब यह उत्तर लिखा जाएगा, तब यहां पर सबसे पहले कीवर्ड क्या है, तो यहां पर 2 कीवर्ड है दोस्तों, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, एक तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा राजाराम मोहन राय। और यह बताना है कि राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, और यह सर्वोपरि बताने क्या करना, अपने को स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है। अब उत्तर लिखते समय जब आप स्टार्टिंग करोगे तो कहां से करोगे? आप उत्तर को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को किसी और नाम से शुरू कीजिए, और मैंने यहां पर नाम दे दिया भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रिनेसा, भारतीय पुनर्जागरण, और या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपको यहां पर राजाराम को लेके आना है। अब राजाराम को जब आप लेके आओगे तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे जो आपको अपने उत्तर में डालने हैं। जैसे सबसे पहले हम यहां पर एक तो ये डालेंगे भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण की जनक, आधुनिक भारत के पहले नेता, आधुनिक भारत की पहले नेता, द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहां पर ये कीवर्ड से हम इन दोनों कीवर्ड्स को हम जोड़ेंगे आपस में, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मैं उसका तरीका मैं बताऊंगा। अब आपको तर्क सहित उत्तर यह प्रेजेंट करना है कि वो सर्वोपरि कैसे है। तीसरा पॉइंट, मतलब 1, 2 और तीसरे पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तीनों को, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा कि वो सर्वोपरि कैसे है। तो आप दिखाओगे यहां पर इनको सर्वोपरि बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ,
ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी आंदोलन का मुखिया वो व्यक्ति बनेगा जो सुधारों की शुरुआत अपने घर से करता है, जो बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करता हो और अंदर अपने घर में उसकी चलती नहीं हो, तो वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का नेता नहीं बन सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों, राजाराम मोहन राय आधुनिक भारत के इतिहास के पहले नेता थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की। ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना, इस शब्द का अर्थ समझिए क्या दोस्तों। इस आंदोलन का नाम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका नाम तो सामाजिक सुधार भी तो रख सकते थे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, समाज में जितनी भी कुरीतियां आई है, वो चाहे सती प्रथा हो, वो चाहे प्रदा प्रथा हो, चाहे डाकन प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, ध्यान रखना ये सब धर्म के माध्यम से समाज में आई है। इसलिए राजाराम मोहन राय का मानना था कि जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है और इस पर पहली चोट ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना करते हुए उन्होंने धर्म और समाज दोनों में सुधार की बात कही। दूसरा, आप देखोगे सामाजिक क्षेत्र में उनका नाम सर्वोपरि है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सबसे पहले रिफॉर्म्स की बात राजाराम मोहन राय करते हैं और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब हर क्षेत्र में आप देखोगे कि पहला काम उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ हम जितने भी संगठन पढ़ते हैं, संगठन जितने भी पढ़ते हैं उन संगठनों में, और संगठन कौन से, जो सामाजिक सुधार के लिए आए हैं या धार्मिक सुधार के लिए आए हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा। और दूसरा आपको पता है एक बड़ा नाम आता है ब्रह्म समाज। तो आप लिखोगे कि सामाजिक सुधारों के लिए संगठन के क्षेत्र में सबसे पहली शुरुआत आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज के माध्यम से राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसी के पश्चात भारत में भारतीय पुनर्जागरण के लिए अनेक संगठनों की स्थापना हुई, जैसे रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स वहां पर डाल दोगे। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपको डालना है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में कहते हैं कि ही वॉज द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का दूत कहा जाता है और सबसे पहले अगर सामाजिक क्षेत्र में पत्रकारिता की शुरुआत किसने की तो वो राजाराम मोहन राय थे। और यहां पर उनके दो एग्जाम्पल आप दे दोगे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को समाज में फैलाने का काम किया। और सबसे बड़ा हथियार सामाजिक सुधार में होता है शिक्षा। तो ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसमें दो पॉइंट आप डाल के आओगे। नंबर एक, आपको पता है कि उन्होंने 1817 के अंदर डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और नंबर दो आप वहां पर डाल दोगे दोस्तों, उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, वेदांता कॉलेज की स्थापना की। और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों का डायरेक्ट विरोध नहीं किया। उनका कहना था कि पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति को जोड़कर ही एक आधुनिक भारत के निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए उनको पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हो कि उन्हें भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में राजाराम का नाम सर्वोपरि है। मतलब सर्वोपरि बताने के लिए आपको अलग अलग फील्ड्स बताने पड़ेंगे, जैसे ब्राह्मणवादी कट्टरता, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक संगठन का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, ये ऐसे पॉइंट्स बता के, और जितने भी फील्ड्स हैं उनमें सब फील्ड्स में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई है। इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का पहला नेता एवं भूत एवं भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है। ये मैंने जो पॉइंट्स यहां पर दिए हैं, ये पॉइंट्स आप लास्ट में डाल देना, तो आपके उत्तर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी, आपका उत्तर जो है और खूबसूरत हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, मेरा एक
पॉइंट आप याद कर लेना, एक पॉइंट आप याद कर लेना। और वो पॉइंट क्या होगा दोस्तों, मुख्य परीक्षा में नंबर दिए नहीं जाते हैं। कोई सोचे कि कोई मेंस में मुझे नंबर दे देगा, कोई नहीं देगा नंबर आपको। नंबर दिए नहीं जाते हैं बल्कि नंबर छीने जाते हैं। और नंबर छीने कैसे? आप अपनी विलिंग पावर से, आप अपनी प्रैक्टिस से, आप जो बेहतरीन लिख के आएंगे वहां पर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके नंबर कम कर सके। ध्यान रखना दोस्तों, जो आईएएस में टॉपर आता है उसकी पहचान उसके नाम के आधार पर नहीं है बल्कि उसने मेंस की कॉपी में क्या लिखा था उसी आधार पर टॉप करता है, और वही उसका आधार है। और उसको 90% बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए 90% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट में ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी आंसर राइटिंग को बहुत मजबूत करना होगा। इसका प्रोग्राम बाकायदा हम लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बेहतरीन आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। अब आप देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब 100% देंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है डिकी बर्ड प्लान क्या था। अगर ये क्वेश्चन आरएस में आएगा दोस्तों, राजस्थान में आएगा तो ये 100 शब्दों में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है तो मान लीजिए ये 150 शब्दों में आ गया, फिर 150 वर्ड्स में। और ठीक इसी प्रकार से ये डिकी बर्ड प्लान भी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये आरएस में मान लीजिए आता है 100 शब्दों में, और आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना 150 वर्ड्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे लिखेंगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिकी बर्ड प्लान क्या था। अब मैं बताना चाहूंगा कि 100 में से मान लीजिए मुख्य परीक्षा 100 बच्चे दे रहे हैं तो 100 में से 80 बच्चे तो इस बात को लेकर ही बाहर हो जाएंगे कि 80% को इस बात का पता ही नहीं होगा कि डिकी बर्ड कहते किसे हैं। जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में इसको पहचान नहीं सके थे लोग। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले तो इस पॉइंट पर ही बाहर हो जाएंगे कि डिकी बर्ड प्लान कहते किसे हैं। इसलिए जब आप उत्तर लिखें तब आप जरूर लिखें कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई उसे ही डिकी बर्ड या माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना कहा जाता है। सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग कर दी, सबसे पहले स्टार्टिंग यहां पर कर दी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हकीकत में यही आप पढ़ के गए थे और यही वहां पर पूछ लिया गया कि आप डिकी बर्ड प्लान को पढ़ के गए और डिकी बर्ड प्लान अर्थात 3 जून योजना को पूछ लिया गया, तो आपको सीधा योजना बता के आनी है क्या कि इस योजना के द्वारा यह कहा गया नंबर 1 कि भारत की संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। रियासतों को यह निर्णय लेना था कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ जाना है। पंजाब का भविष्य पंजाब की विधानसभा पर छोड़ दिया गया कि पंजाब विधानसभा के सदस्य अलग अलग वोटिंग करेंगे। बंगाल का भविष्य बंगाल की विधानसभा पर छोड़ दिया गया और कहा गया कि बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू क्षेत्र के लोग एमएलए और मुस्लिम क्षेत्र के एमएलए अलग अलग मीटिंग करके और तय करेंगे। और लास्ट पॉइंट लिख दिया गया कि
इसका सीमा के लिए सीमा आयोग बना दिया गया। ऐसे आपको जो पॉइंट्स वहां पर है डिकी प्लान के, वो प्लान्स के पॉइंट यहां बताने हैं। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ऐसा प्रश्न आया तो वहां लिखने की संभावना बहुत अच्छी होगी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि डिकी बर्ड प्लान क्या था, और जब वहां उत्तर देखने गया, सॉरी, ये मान लीजिए आपको किसी क्लास में ये करवाया गया है और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया, मान लीजिए किसी कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वहां पर क्वेश्चन ये आया था डिकी बर्ड प्लान क्या था। और आप देखिए दोस्तों, जब मेंस का एग्जाम आप देने गए और किस्मत देखिए उस कोचिंग वाले की कि जो आपको क्वेश्चन कराया गया वो पूछ लिया गया और आप बहुत खुश हो गए कि मैं तो ये तो पढ़ के आया हूं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वहां तो ये पूछा गया था कि डिकी बर्ड प्लान क्या था, और यहां क्वेश्चन पूछा गया है डिकी बर्ड प्लान की समीक्षा कीजिए। ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों के उत्तर में अंतर आएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है डिकी बर्ड प्लान की समीक्षा कीजिए। और दोस्तों, समीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं, उसका रिव्यू आपको करना है। और ध्यान रखना, जब समीक्षा शब्द आएगा, जब यहां पर समीक्षा आएगा, तब आपको स्पेशली दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्लान दिया गया है, जैसे यहां पर पूछा गया है डिकी बर्ड प्लान, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत तो लगभग वही होगी जो यहां पर हमने की है कि 3 जून 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई, उसी योजना को डिकी बर्ड प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, बल्कि आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर डिकी बर्ड प्लान के नकारात्मक पॉइंट क्या है और इसके सकारात्मक पॉइंट क्या है, उसको रिप्रेजेंट करना। पॉइंट्स नहीं बताने हैं, मतलब डिकी बर्ड प्लान की नकारात्मकता क्या है और डिकी बर्ड प्लान की पॉजिटिविटी क्या है, उस दोनों को आपको प्रेजेंट करना है। और समीक्षा के अंदर ये आशा की जाती है कि 100% जो जैसा था उसको आप बताने का प्रयास कीजिए। मतलब इसमें उपलब्धियां वर्सेस कमियां लगभग बराबर आती हैं। जैसे नकारात्मक में आपने लिख दिया, नंबर 1 नकारात्मक लिख दिया कि रियासतों के बारे में जो निर्णय दिया गया उसमें स्पष्टता नहीं थी, जिसके कारण भारत की आजादी के बाद भी कई रियासतों को भारत में या पाकिस्तान में शामिल करने में काफी दिक्कत आई और भारत जैसे देश के अंदर आते ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की जो समस्या वर्तमान में है उसकी जड़ें जो है वो डिकी बर्ड प्लान में छुपी हुई है। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट हुआ। इसी प्रकार आप इसका सकारात्मक पॉइंट देखो, आपको बताऊं तो सकारात्मक भी होगा कि इस प्लान में संविधान सभा के काम को नहीं रोका गया, बल्कि यह कहा गया कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी और जिस क्षेत्र के लोग आगे चलकर इसके द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर यह लागू नहीं होगा। यही कारण है कि संविधान सभा 1946 में बनी और 47 में भारत का विभाजन हुआ, लेकिन संविधान सभा के काम को रोका नहीं गया। अगर संविधान सभा के काम को रोका जाता तो भारत का संविधान बनने में और अधिक समय लग सकता था। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पर कौन से नकारात्मक पॉइंट लेने हैं और कौन से यहां पर सकारात्मक पॉइंट लेने हैं, उसका बहुत अच्छे से आपको यहां पर यह प्रस्तुतिकरण करना है, तो आपका उत्तर बहुत बेहतरीन यहां पर आएगा। इस बिंदु को ध्यान रखें, मैंने 1 पॉइंट बताया, आप 2 पॉइंट और डाल सकते हो, 2 पॉइंट इधर। अतः स्पष्ट है डिकी बर्ड प्लान की अपनी सीमाएं थी, परंतु तत्कालीन भारत में इतिहासकारों का मानना है कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। यह पॉइंट आपको ऐसे इसको डालना है। समीक्षा में आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, और यह क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, शायद मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है।
या उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भारत में, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ करके थोड़ा सा आप भी देखिए कि आप अगर लिख के आते हैं तो क्या लिख के आते हैं। यहां पर देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पिछले 70 वर्षों से लगातार लोकतंत्र का रहना इस बात का परिचायक है कि भारत में चुनाव सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में चुनाव सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। टिप्पणी कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जो इंग्लिश में यहां पर टिप्पणी कीजिए था वो मैंने पढ़ा, इसका इंग्लिश वर्जन होगा कमेंट कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन होगा कमेंट कीजिए। और कमेंट शब्द जब आता है दोस्तों, तो जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका पक्ष भी लिखें, उसका विपक्ष भी लिखें, और लास्ट में आपको एक संतुलित दृष्टिकोण वहां पर रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस व्यू। संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कमेंट शब्द के अंदर, पक्ष, विपक्ष और उसका संतुलित दृष्टिकोण। दूसरा, एक आप यहां पर स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले, जिसको हम भूमिका कहते हैं, लेकिन वो भूमिका आपके उत्तर संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा शब्द नहीं हैं। तो एक आप यहां पर भूमिका कर देंगे। साथ ही साथ यहां पर आप पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके विपक्ष में जाना है। मतलब ये तो कह रहा है कि आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको इसके अगेंस्ट जाना है कि आवश्यकता है, और आवश्यकता क्यों है उसको भी आपको बताना है कि आवश्यकता कैसे है। और फिर यहां पर एक पैरा आपका यहां पर आएगा, एक पैरा आपका यहां पर आएगा, और लास्ट में आपका निष्कर्ष यहां पे आ जाएगा। इस जगह पर हम इसका निष्कर्ष यहां पर डाल देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग, ध्यान रखना दोस्तों, 90% स्टूडेंट को स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग सीख जाए तो वो पहले अटेम्प्ट में निकाल देंगे। 90% स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग करना नहीं आता है, और उस स्टार्टिंग को कैसे किया जाता है उसकी गारंटी मैं लेता हूं आपकी, कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे आप बेहतर लिखेंगे। आप कहोगे सर इसको हम कैसे लिखें। देखो, सबसे पहले जब कोई प्रश्न में बड़ा प्रश्न हो तो सबसे पहले आप उसे तोड़ दीजिए। जैसे मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ के सबसे पहले निकाला कि भारत में पिछले 70 वर्षों से लोकतंत्र का रहना। क्या आप मानते हो कि भारत में पिछले 70 वर्ष से डेमोक्रेसी है या नहीं है? तो 100% मिलेगा है। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए। शब्दों को थोड़ा बदल देना, जैसे 70 वर्ष लिखे हुए हैं तो यहां पर आप लिख दोगे 7 दशक से, थोड़ा सा शब्दों को आप बदल दोगे। ठीक है, यहां पर भारत में पिछले 70 वर्षों से लगातार लोकतंत्र का रहना इस बात का परिचायक है कि भारत में चुनाव सुधार, ये दूसरा पॉइंट, चुनाव सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसके अंदर के मर्म में यह बात छुपी हुई है कि आवश्यकता है। कैसे लिखोगे? अगर मैं उस एग्जाम में बैठ रहा होता तो कैसे लिखता? यह सत्य है कि भारत में पिछले 7 दशकों से लगातार लोकतंत्र बना हुआ है, जिसमें भारतीय संविधान, भारतीय जनता
चुनाव आयोग, संसदीय शासन प्रणाली एवं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। परंतु जब भी कोई प्रणाली लगातार चलती है तो समय के साथ यदि उसमें सुधार नहीं किए गए तो दशकों तक चलने वाली प्रणाली पहले ही भंग हो सकती है। जैसे कोई मशीनरी है दोस्तों, उस मशीनरी में कुछ कमी आ गई है और आपने समय रहते उसको ठीक नहीं किया तो मशीन पूरी की पूरी खराब हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, यह सत्य है कि भारत में पिछले 7 दशकों से लोकतंत्र बना हुआ है, जिसमें भारतीय संविधान, भारतीय जनता, संसदीय शासन प्रणाली, केंद्रीय चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। परंतु यदि किसी प्रणाली में समय रहते उसमें आए दोषों को दूर नहीं किया गया तो यह प्रणाली समय से पहले ठप भी हो सकती है। साथ ही साथ हमें दक्षिण एशिया से ही इसका उदाहरण लेना होगा कि जहां एक और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही के बीच आंख बिचौली चल रही है, वहीं भारतीय लोकतंत्र का रहना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। फिर इस पैरा को इस पैरा के साथ आप जोड़ेंगे और जैसे इस पैरा को आप इस पैरा के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स का यूज करना है कि आप इसको आपस में इंटरलिंक कर लो। तो यहां पर आपने लिख दिया, यहां पर लिख दिया परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो पिछले कुछ दशकों में भारतीय चुनाव प्रणाली में कई दोष आ गए हैं, जैसे बाहुबल एवं धन बल का प्रयोग, राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीति में प्रवेश, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता न होना, टिकट वितरण में पैसे के आधार पर टिकटों को बांटना, बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम पर बढ़ता हुआ शक, साथ ही साथ चुनाव के दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिकता का प्रयोग एवं कार्यपालिका द्वारा चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप जैसे अनेक बिंदु भारतीय चुनाव और चुनाव प्रणाली को कमजोर करते हैं। फिर यहां पर आपको थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंट लिखना है जो पक्ष में आएगा और हमारी चुनाव प्रणाली को मजबूत करेगा। तो यहां पर आपको इस पैरा को इस पैरा के साथ जोड़ना है, इस पैरा के साथ जोड़ना है। कैसे? जैसे आपने कोई एक वर्ड का यूज कर लिया, जैसे यहां लिख दिया तस्वीर का दूसरा पहलू अत्यंत रोचक है। इस टाइप के कोई वर्ड का यूज आपने कर लिया तो ये दूसरे और तीसरे पैरा को आपस में जोड़ देगा। जैसे तस्वीर का दूसरा पहलू अत्यंत रोचक है, अर्थात भारत में संसद, सुप्रीम कोर्ट एवं चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जैसे राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल जिसकी शुरुआत कुछ राज्यों में स्थानीय शासन में हो चुकी है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट कहते हैं नोटा को, NOTA। इसी प्रकार VVP8, इसी प्रकार चुनाव में अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकना, जैसे अनेक ऐसे पॉइंट आप दिखा दोगे। और हमारे यहां पर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और निष्कर्ष लिखा गया था, स्पष्ट है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की निश्चित रूप से कुछ सीमाएं हैं, परंतु भारत में चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से वैश्विक लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यह आपका उत्तर जो है दोस्तों, एक बेहतरीन उत्तर आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब दोस्तों काम की बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि सर हम आपके साथ संपर्क कैसे करें।
कमेंट्स में आपको देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे संपर्क कैसे करें। आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस आंसर राइटिंग के पार्ट को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आपके साथ बनकर खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम होगी जो आपके आंसर्स को चेक करेगी, बाकायदा उसका मूल्यांकन करेगी और आप तक उन उत्तरों को वापस पहुंचाया जाएगा। उनके पीडीएफ के माध्यम से आपको उसके आइडियल उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे कि उसका हकीकत में उत्तर होगा क्या। इसलिए आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो, आपको ये कांटेक्ट करना हो कि सर हम आपके पास किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, तो आप मेरे इन नंबर्स पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत।